पिक्सार स्टूडियोज के एनिमेटेड मूवीज हमेशा ही दुनिया भर में पॉपुलर रहे हैं, बट अगर मैं आपको बता दूं कि पिक्सार के एनिमेटेड मूवीज का भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के तरह अपना खुद का शेयर्ड यूनिवर्स है, तो क्या आप यकीन करोगे? हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन जैसे सारे अलग अलग कैरेक्टर्स एक्चुअली एक ही यूनिवर्स में बसे हुए हैं। वैसे ही पिक्सार मूवीज के कैरेक्टर्स लाइटनिंग मैकक्वीन फ्रॉम कार्स मूवी, माइक वजाउस्की एंड सली फ्रॉम मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी एंड मॉन्स्टर्स इंक, रेमी फ्रॉम रैटाटूई, टॉय स्टोरी के वुडी एंड बज लाइटईयर, ये सब और बाकी के सारे पिक्सार के कैरेक्टर्स एक्चुअली एक ही शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट है और इसे ही कहते हैं द पिक्सार थियरी। सो आखिर क्या है ये पिक्सार थियरी, जानिए इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल आता है कि इसे पिक्सार की थियरी क्यों कहते हैं और इसकी एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी क्या है। वैसे देखा जाए तो पिक्सार के पॉपुलर मूवीज वॉली, रैटाटूई, फाइंडिंग नीमो, इनक्रेडिबल्स, टॉय स्टोरी और भी कई सारे बाकी मूवीज देखने पर तो अलग अलग दुनिया में बसे हैं ऐसा लगता है। पिक्सार स्टूडियोज ने भी खुद कभी डिक्लेयर नहीं किया कि ये सारी मूवीज एक ही यूनिवर्स में बसी हुई है, बट पिक्सार स्टूडियोज ने इन मूवीज में हमेशा ही कुछ ना कुछ ईस्टर एग्स और कुछ प्लॉट पॉइंट्स दिए हैं जो एक शेयर्ड यूनिवर्सिटी के पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। फर्स्ट हिडन प्लॉट पॉइंट इज द फेमस A113। ये A113 नंबर हमें पिक्सार के सभी मूवीज में देखने मिलता है। सबसे पहले ये दिखा था टॉय स्टोरी 1 में, उसके बाद में अ बग्स लाइफ मूवी में दिखा था, फिर फाइंडिंग निमो में भी देखने मिला था और फिर कार्स में एक ट्रेन पर देखने मिला और फिर वॉली, अप, टॉय स्टोरी 3, कार्स 2 ऐसे अलग अलग मूवीज में ये देखने मिला। बट व्हाई A113? पिक्सार के कुछ लेजेंडरी डायरेक्टर्स और एनिमेटर्स जैसे कि टॉय स्टोरी और कार्स मूवीज का डायरेक्टर जॉन लैसेटर, फाइंडिंग नीमो और वॉली के डायरेक्टर एंड्रयू स्टैंटन, मॉन्स्टर्स इंक और अप मूवीज के डायरेक्टर पीट डॉक्टर और इनक्रेडिबल्स मूवी का डायरेक्टर ब्रैड बर्ड, ये सभी फेमस डायरेक्टर्स कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के एल्यूमनाइज है और इसी कैलिफोर्निया ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइन और कैरेक्टर एनिमेशन का क्लास होता था A113 क्लासरूम में और ये सभी दिग्गज लोग इस क्लास में पढ़े थे। सो पिक्सार स्टूडियोज ने हमेशा ही कहा कि ये नंबर हम मूवीज में ऐसे ही एक जोक के तौर पे दिखाते हैं, बट क्या ये सिर्फ जोक है? अगर पिक्सार थियरी की माने तो ये कुछ हद तक जोक है, बट एक्चुअल में ये नंबर पिक्सार यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये नंबर का पिक्सार थियरी में क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी जानते हैं और कई सारे ऐसे प्रूफ्स जो ये बताते हैं कि पिक्सार एक शेयर्ड यूनिवर्स है। फाइंडिंग नीमो मूवी के डेंटिस्ट ऑफिस सीन में एक बच्चा इनक्रेडिबल्स का कॉमिक पढ़ता रहता है, ऐसा क्यों? और यहीं पर नीचे टॉय स्टोरीज का बज लाइटईयर का खिलौना देखने मिलता है, यानी कि बज लाइटईयर का खिलौना फाइंडिंग नीमो के दुनिया में भी बेचा जाता है, तो वो दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स में होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर आता है पिक्सार मूवीज का फेमस पिज्जा प्लैनेट मिनी वैन। 1995 के टॉय स्टोरी मूवी में हमें सबसे पहली बार पिज्जा प्लैनेट का ट्रक देखने मिलता है और उसके बाद में ये पिज्जा प्लैनेट का मिनी वैन ट्रक लिटरली हर एक पिक्सार मूवी में कहीं ना कहीं देखने मिलता है। बग्स लाइफ में ट्रेलर के साइड में ये पार्क्ड रहता है, फिर दिखाई देता है टॉय स्टोरी 2 में, वापस मॉन्स्टर्स इंक में वो ट्रेलर के साइड में देखने मिलता है, फाइंडिंग नीमो में देखने मिलता है, द इनक्रेडिबल्स मूवी में भी, कार्स मूवी में भी, वॉली, अप, ब्रेव ऐसे कई सारे मूवीज में ये पिज्जा प्लैनेट का ट्रक देखने मिलता है। इसका मतलब पिज्जा प्लैनेट नाम की कोई फ्रैंचाइज पूरे पिक्सार के दुनिया में बसी हुई है और यही सब सेम चीजें अलग अलग मूवीज में देख के एक थियरी बनी। क्या ये सारी मूवीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो सकती है? अभी आप कहोगे सेंटिएंट टॉयज एंड एनिमल्स यानी कि सूझबूझ भरे इमोशंस वाले खिलौने और रैटाटूई का रेमी जैसा खाना बनाने वाला चूहा, बोलने वाली कार्स, वॉली जैसा इंसानियत से भरा रोबोट, लिटरली मॉन्स्टर से भरा हुआ शहर और सुपर हीरोज वाली दुनिया, ये सभी एक शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट कैसे हो सकते हैं? इसी के जवाब में राइटर जॉन निग्रोनी ने 2015 में अपना पॉपुलर पिक्सार थियरी नाम का बुक रिलीज किया और इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे ये सारे मूवीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थियरी की शुरुआत होती है 2015 में आए द गुड डायनासोर मूवी से। अपनी दुनिया में लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर्स का राज था, बट एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी को टकरा गया और पृथ्वी पर से
से सभी डायनासोर्स का विनाश हुआ। बट पिक्सार के दुनिया में ये एस्टेरॉइड पृथ्वी को नहीं टकराता। द गुड डायनासोर मूवी में ये पृथ्वी को मिस करके निकल जाता है और यहीं पर पिक्सार की दुनिया अपने दुनिया से थोड़ी से अलग होने लगती है। एस्टेरॉइड के मिस करने पर द गुड डायनासोर मूवी में डायनासोर्स में एक सूझबूझ आ जाती है और वो आगे खेती करने लगते हैं। पिक्सार के दुनिया का ये पहला प्रूफ है कि यहाँ के एनिमल्स में कुछ हद तक दिमाग है, वो भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, उनमें भी फीलिंग्स है, वो भी कुछ चीजें सोच समझ के कर सकते हैं। यहाँ पहली बार हमें देखने मिलता है कि बाकी एनिमल्स भी थोड़ा इंसानों की तरह एक्ट कर सकते हैं। द गुड डायनासोर के प्री हिस्टोरिक टाइम के बाद हमारी टाइमलाइन पहुंचती है द ब्रेव मूवी में। इस मूवी की कहानी का टाइम पीरियड मेडिवल स्कॉटलैंड है, यानी कि ईस्वी सन 800। इस मूवी में मेन हीरोइन मेरिडा के मम्मी पापा उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ करने वाले होते हैं, इसीलिए वो वहां से भाग निकलती है और उसे अपनी तकदीर बदलनी होती है, उसका फेट चेंज करना होता है। भाग जाने पर उसे विल ऑफ द विस्प नाम की एक जादू दिखाई देती है और उस जादू का पीछा करते करते वो मिलती है एक फनी चुड़ैल से, एक विच से। ये जादूगरनी विच मेरिडा को एक मंत्र देती है ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके, बट मेरिडा इस मंत्र से अपने माँ को ही भालू बना देती है और फिर शुरू होता है मेरिडा की कहानी अपने माँ को वापस लाने की। बट इस मूवी में गौर करने की बात यह है, इस ब्रेव मूवी में जादू के वजह से भी इंसान भालू बन जाता है, मतलब एक ह्यूमंस और एनिमल्स में एक कनेक्शन दिखाया है और इसके पीछे एक जादूगरनी चुड़ैल है। तो आखिर कौन है ये चुड़ैल? एक्चुअली ये चुड़ैल इस पूरी थियरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बारे में हम बाद में जानते हैं। अभी हम वापस अपनी टाइमलाइन पर आते हैं। हमने अब पिक्सार के दुनिया में जादूगर चुड़ैल को देखा है, तो वो सिर्फ अकेली ही तो ऐसी नहीं होगी जिसके पास ऐसी मैजिक पावर है। सो ऐसा समझ लो कि हैरी पॉटर के दुनिया के तरह इस दुनिया में भी जादूगर छुप के रहते हैं और धीरे धीरे ये जादू ह्यूमंस में ग्रो होती है और इसी जादू के वजह से इवेंचुअली 1950s के टाइम पीरियड में धरती पर कुछ इंसानों में सुपर पावर्स आ जाती है और हमें देखने मिलती है द इनक्रेडिबल्स 1 और इनक्रेडिबल्स 2 की स्टोरीज। इनक्रेडिबल्स 1 में हम विलन बड़ी से मिलते हैं। बड़ी के इंट्रोडक्टरी सीन में हमें देखने मिलता है कि छोटे बड़ी के पास सुपर पावर्स नहीं होती है, बट ये छोटा बड़ी काफी स्मार्ट होता है। वो बचपन में ही कुछ गैजेट्स बना के उड़ सकता है और मिस्टर इनक्रेडिबल के मिशंस में मदद करना चाहता है, बट मिस्टर इनक्रेडिबल उसे डांट कर घर भेज देते हैं और यहीं पे बड़ी का दिमाग सटक जाता है और ये बड़ी आगे चल के इस मूवी का विलन सिंड्रोम बनता है। इनक्रेडिबल्स 1 में सिंड्रोम सभी सुपर हीरोज को मार डालता है सिवाय इनक्रेडिबल्स फैमिली के। सिंड्रोम ओमनी ड्रॉइड करके एक रोबोट बनाता है और सिंड्रोम का प्लान होता है कि इस ओमनी ड्रॉइड को शहर पे अटैक करने भेजे और वो वहां पर पहुंच के ओमनी ड्रॉइड को मारकर सभी के नजर में हीरो बन जाए। बट ओमनी ड्रॉइड में अचानक से सूझबूझ आ जाती है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेंटिएंट रोबोट बन जाता है। इस सीन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टेब्लिश होता है और वो है मशीन्स इंसानों से अब नफरत करने लगे हैं और ये ओमनी ड्रॉइड वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खूंखार है। बट इस ओमनी ड्रॉइड को इनक्रेडिबल्स की फैमिली मार गिराती है। बट क्या एक्चुअल में ओमनी ड्रॉइड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मर गया है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब टाइमलाइन पहुंचती है अर्ली 90s, 2000s और अर्ली 2010s के पीरियड में और इस पूरे पीरियड में बसे है टॉय स्टोरी के मूवीज। हमें चारों टॉय स्टोरी मूवीज में देखने मिलता है कि खिलौनों में भी फीलिंग्स होती है। ये खिलौने एक्चुअली एक तरह के मशीन्स है जो सोच सकते हैं, उनका भी दिमाग है। बच्चे बड़ा होने पर जब इन टॉयज को फेंक देते हैं तब उन्हें दुख होता है, उनके भी इमोशंस है और हम सभी टॉय स्टोरी के मूवीज में ऐसे फेंके हुए खिलौनों को मिलते हैं जो कि अपने ओनर ने फेंक देने पर काफी दुखी होते हैं और इंसानों को हेट करने लगते हैं। इसमें शामिल है टॉय स्टोरी के जेसी की स्टोरी और टॉय स्टोरी 3 का विलन लॉट्सो द बेयर की स्टोरी। ह्यूमन चिल्ड्रन ने फेंक देने पर ये ह्यूमन से नफरत करने लगे थे। ओवरऑल इस पिक्सार थियरी के अनुसार अब ह्यूमंस, एनिमल्स और मशीन्स में एक तरह का पावर स्ट्रगल शुरू होता है। ह्यूमंस और मशीन्स का पावर स्ट्रगल तो हमने इनक्रेडिबल्स और टॉय स्टोरी मूवीज में दिखाया, तो दूसरी तरफ ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का पावर स्ट्रगल हमें फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी, रैटाटुई और
अप जैसे मूवीज में देखने मिलता है। फाइंडिंग नीमो मूवी में सभी फिश में सूझबूझ रहती है, वहां पे लिटरली स्कूल सिस्टम दिखाई है, ट्रैफिक संभाली जाती है वो दिखाया है, और इस मूवी में कई सारे एनिमल्स मिलके एक ह्यूमन को हराते हैं। एंड गेस हु इज द विलन ऑफ दिस स्टोरी? ऑब्वियसली इंसान, जिन्होंने नीमो को फिश टैंक में कैद करके रखा है। मैंने पहले कहा था कि फाइंडिंग नीमो मूवी के डेंटिस्ट के ऑफिस सीन में एक बच्चा इनक्रेडिबल्स का कॉमिक पढ़ता रहता है, और यहीं पर नीचे टॉय स्टोरीज का बज लाइटईयर का खिलौना भी देखने मिलता है। और पिक्सार थियरी इस सीन का जवाब देती है। हमें यह देखने मिलता है क्योंकि इनक्रेडिबल्स एक्चुअली पिक्सार के दुनिया का रियल हिस्ट्री है, और लाइटईयर के खिलौने सभी जगह बेचे जाते हैं। ऐसे ही आगे फाइंडिंग डोरी में इंसान समुद्र को गंदा कर रहे हैं ये दिखाया है, जिसके कारण फिश और बाकी प्राणी इंसानों से नफरत करने लगे हैं। रैटाटोई फिल्म में एनिमल सबसे ज्यादा सेंटिएंट दिखाए हैं। इस मूवी के सभी चूहे इंटेलिजेंट दिखाए हैं, और एक चूहा फिल्म का हीरो रेमी तो पेरिस का बेस्ट कुक बनता है। खाना बनाना सिर्फ इंसानों का फील्ड है, बट इसमें एक चूहा आ जाता है। रेमी खाना बना सकता है ये सिर्फ 4 लोगों को पता होता है, कोलेट, लिंगुइनी, एंटोन, ईगो, और इस मूवी का विलन शेफ स्किनर। शेफ स्किनर तो रेमी को देख के पागल ही हो जाता है, और वो मीडिया में जाके बताता है कि होटल में चूहा खाना बनाता है, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं मानता। बट व्हाट इफ किसी ने इस न्यूज को एक्चुअली सीरियसली लिया हो? इस थियोरी के अनुसार इन चूहों के इमोशंस की खबर मिलती है अप मूवी के विलन चार्ल्स मंस को। इस न्यूज के बाद ही चार्ल्स अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करने लगता है, और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जिसके वजह से वो कुत्तों को इंटेलिजेंट बनाता है, और ये कुत्ते जो भी सोचते हैं वो हम इंसान सुन सकते हैं। फिर आता है इस पूरे थियोरी का सबसे इंपॉर्टेंट मूवी, वो है वॉली। इस मूवी में हम इंट्रोड्यूस होते हैं पिक्सार के दुनिया का सबसे बड़ा विलन बाय एंड लार्ज से। हमें इस मूवी में पता चलता है कि बाय एंड लार्ज यानी कि BNL दुनिया का हर एक प्रोडक्ट बनाने लगी है। दुनिया भर के सभी इंडस्ट्रीज में BNL मौजूद है। बज लाइटईयर खिलौने के बैटरी बनाने से लेके ऑयल इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ तक के रोबोटिक्स और सैटेलाइट्स में भी ये कंपनी घुस गई है। कंपनीज छोड़ो, वॉली में तो ये भी बताया है कि ये कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है कि इवन सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को भी यही कंपनी चलाती है। इन सभी कंपनीज में उनकी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है बाय एंड लार्ज डिस्पोज, यानी कि पूरे दुनिया के कचरे को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी BNL डिस्पोज कंपनी पर है। बट क्या वो कचरे को प्रॉपरली ठिकाने लगाते हैं? तो ऑब्वियसली नॉट। हमें वॉली मूवी में पता चलता है कि दुनिया में इतना ज्यादा कचरा हो गया है कि इंसानों को पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में जाना पड़ता है। इंसान तो अंतरिक्ष में जाते हैं, बट उजड़ी हुई धरती पर सिर्फ BNL कंपनी के रोबोट वॉली रहते हैं। एंड गेस इंसान अंतरिक्ष में किसके स्पेसशिप्स यूज करके जाते हैं? ऑब्वियसली वन एंड ओनली बाय एंड लार्ज के। सभी ह्यूमंस BNL के एक्सियम नाम के स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये बाय एंड लार्ज कंपनी मतलब दाल में कुछ काला है। पिक्सार थियरी के अनुसार ये BNL की कंपनी और कोई नहीं बट एक फेसलेस मशीन है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन जो इंसानों को तबाह करना चाहता है। BNL यानी कि एक मशीन इंसान, प्राणी और मशीन्स के इस पावर स्ट्रगल में जीत जाते हैं, और वो इंसानों को धरती छोड़ने पर मजबूर करते हैं। BNL इस तरह से पृथ्वी को पॉल्यूट करना शुरू करता है कि वो धरती को बर्बादी कर देता है, जिस वजह से इंसानों को धरती छोड़नी पड़ती है। बट सवाल ये आता है कि ये मशीन्स इंसानों को पूरी तरह से खत्म ही क्यों नहीं कर देते? तो इसका जवाब ये है कि मशीन्स इंसानों से नफरत तो करते हैं, बट वो इंसानों पर डिपेंडेंट भी है। इंसानों के बिना उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। टॉय स्टोरी में हमने देखा कि खिलौनों को इंसानों से प्यार मिलता है और वही चीज उन्हें कंप्लीट करती है। सो दैट मीन्स मशीन्स इंसानों से नफरत तो करते हैं, बट एक तरीके से वो उन पे डिपेंडेंट भी है। इसीलिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स BNL नाम की फेसलेस कंपनी बनकर ह्यूमैनिटी में घुसते हैं और इवेंचुअली ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाते हैं। बट ये ह्यूमंस को पता भी नहीं चलता।
हमें वॉली मूवी में ऐसे वियर्ड मोटे इंसान देखने मिलते हैं जो इतना मोटा हुए हैं कि अब चल भी नहीं सकते। ये इंसान पूरी तरह से मशीन्स पर डिपेंडेंट है। एक जमाने में ये मशीन्स और खिलौने पूरी तरह से इंसानों पर डिपेंडेंट थे। समझ रहे हो आप? यानी कि मशीन्स ने अपना बदला कंप्लीट किया और इंसानों को अब गुलाम बना दिया। जब इंसान धरती को छोड़ के चले जाते हैं तब धरती पर सिर्फ मशीन्स बचते हैं और यहाँ हमें देखने मिलती है कार्स फिल्मों की स्टोरीज। धरती पर बची हुई सारी कार्स अपने अपने इंसान ओनर्स के पर्सनालिटी को एक तरह से अपना लेते हैं और अगले 700 सालों तक धरती पर रहते हैं। नाउ बैक टू वॉली मूवी। वॉली में एक्सियम पर जो एआई ऑटो होता है वो ये नहीं चाहता कि इंसान धरती पर वापस लौटे, क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो में कोई एक डायरेक्टिव A113 नाम का ऑर्डर होता है। ये एक ऐसा कोड रहता है जो ऑटो को बताता है कि धरती इंसानों के रहने लायक हुई तो भी वापस धरती पे नहीं आने का। और इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि मशीन्स नहीं चाहते कि इंसान उनके गुलामी से बाहर निकले, और ये कोड कहलाता है डायरेक्टिव A113। आ गया ना ये नंबर वापस? सो सारे मूवीज में हमें A113 यहाँ वहां देखने मिलता है, क्योंकि मशीन्स का हमेशा ही ये प्लान था कि इंसानों को धरती से हटाया जाए और इंसानों को उन मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट किया जाए। इसीलिए ये A113 नंबर हमें सब जगह दिखाई देता है, क्योंकि मशीन्स बाय एंड लार्ज कंपनी के जरिए ये A113 का ऑर्डर हमेशा फॉलो करते रहते हैं। वॉली मूवी के एंड में इंसान वापस धरती पर आते हैं, बट यहाँ कार्स नहीं रहती, क्योंकि 700 सालों में धरती से सब फ्यूल खत्म हो गया है और कार्स के दुनिया में तो वैसे भी फ्यूल क्राइसिस चालू रहता है, जो हमें कार्स 2 मूवी में देखने मिलता है। सो बिना पेट्रोल डीजल फ्यूल के सारी कार्स इवेंचुअली मर जाती है और इस बिना कार्स के धरती पर इंसान वापस लौटते हैं। बट इंसान एक उजड़ी हुई कचरे से भरी धरती पर आते हैं। इसी कारण इंसानों में म्यूटेशन होना चालू होता है, कुछ जेनेटिक चेंजेस चालू होने लगते हैं और इन बदलावों की वजह से हजारों सालों के बाद इंसान बदलते हैं और इंसान बनते हैं मॉन्स्टर्स। जी हाँ, इंसान ही आगे चल के हजारों सालों बाद मॉन्स्टर्स बनते हैं और हमें देखने मिलता है मॉन्स्टर्स इंक और मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटीज मूवीज की स्टोरीज। मॉन्स्टर्स इंक मूवी में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स के दुनिया की एनर्जी इंसानों के डर से बनती है। काफी रिसर्च के बाद मॉन्स्टर्स को यह पता चलता है कि इंसानी बच्चों को डराना ज्यादा आसान है और ज्यादा डराना मतलब उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इसीलिए वो बच्चों को टारगेट करना शुरू करते हैं। इसी मूवी में आगे हमें पता चलता है कि एक्चुअली इंसानी बच्चों की हंसी ज्यादा एनर्जी देती है। बट मॉन्स्टर्स इंसानी बच्चों को मिले कैसे? वो तो पिक्सार थियरी के अनुसार फ्यूचर के म्यूटेटेड इंसानी है। सो इसका जवाब है मॉन्स्टर्स इंक के ये जो पोर्टल डोर्स है ये एक्चुअली टाइम मशीन्स है। आई नो इस थियरी का ये सबसे वियर्ड पार्ट है, बट आखिर तक देखिए, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल वाला पार्ट भी एक्चुअली सेंस बनाता है। मॉन्स्टर्स के दुनिया के ये दरवाजे सारे मॉन्स्टर्स को एक्चुअली पास्ट में, भूतकाल में भेजती है। बट मॉन्स्टर्स इंक मूवी में एक इंसानों की छोटी बच्ची बू मॉन्स्टर्स के दुनिया में घुस जाती है और पूरे मूवी में हमें देखने मिलता है कि छोटी बू और उसके मॉन्स्टर सली में एक क्यूट रिलेशनशिप डेवलप होती है। छोटी बू सली की लाडली बन जाती है। मॉन्स्टर सली अपने दोस्त माइक वजाउस्की के साथ मिलके दुनिया के सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, बट बू को बचाता है। मूवी के एंड में सली बू को उसके घर पे वापस छोड़ता है। सली बू को छोड़ के अपने दुनिया में वापस चला जाता है और उसके बाद बू जब अपने अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसमें कोई नहीं होता। इसके बाद बू को अपने प्यारे सली की हमेशा याद सताती है। बू के जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है कि वो अब सली को वापस मिले। वो सली को ढूंढना चाहती है। सली के ही खोज में ये बू आगे जाके बनती है द विच फ्रॉम ब्रेव मूवी। ब्रेव मूवी की चुड़ैल। जी हाँ, ये है पिक्सार थियरी। सली को ढूंढते ढूंढते वो जादू टोना सीखने लगती है और ब्रेव मूवी की चुड़ैल बन जाती है। और इस चीज का सबूत हमें ब्रेव मूवी में चुड़ैल के घर में देखने मिलता है। चुड़ैल के घर में कई सारे वुड क्रेविंग्स यानी कि लकड़ी की नक्काशी वाले खिलौने दिखने मिलते हैं और इन लकड़ी पर बने डिजाइन्स में हमें पिज्जा प्लेनेट का ट्रक वापस दिखाई देता है। ईस्वी सन 800 के मेडिवल स्कॉटलैंड में ये चुड़ैल पिज्जा प्लेनेट का ट्रक के लकड़ी के खिलौने को क्यों बनाएगी?
ऑब्वियसली चुड़ैल ने टाइम ट्रेवल किया है। ये चुड़ैल टाइम ट्रेवल को जानती है और बू के चुड़ैल होने का सबसे बड़ा सबूत है ये लकड़ी की कुर्सी। आखिर क्यों इस कुर्सी पर सली की ड्राइंग है? इस पिक्सार थियरी के अनुसार यहाँ पर ये ड्राइंग है क्योंकि बू ही ब्रेव की चुड़ैल है। पिक्सार की सारी मूवीज में एनिमल्स, ह्यूमंस और मशीन्स के पावर स्ट्रगल के साथ साथ मेमोरीज यानी कि यादों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक मेमोरी, एक याद एक तरीके से पावर सोर्स है जो पिक्सार के दुनिया को जिंदा रखता है। इनसाइड आउट में राइली के दिमाग में बिंग बॉन्ग रहता है क्योंकि राइली के दिमाग में हमेशा ही बिंग बॉन्ग नाम के किसी क्रीचर की याद रहती है। कोको मूवी में भी मेमोरीज का इंपॉर्टेंस दिखाया है। अगर कोई इंसान मरता है तो वो एक्चुअली नहीं मरता, वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है, बट वो उस दुनिया में तब तक रहता है जब तक धरती पर कोई उसकी याद करता है। जैसे ही मरे हुए इंसान की धरती पर से कोई याद नहीं करता तो वो इंसान का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। द इनक्रेडिबल्स मूवी में भी मिस्टर इनक्रेडिबल बॉब पार हमेशा ही टेंशन में होता है कि ये नई दुनिया उसके पुराने सुपर हीरोज के ओल्ड वेज को भूल जाएंगे, इसीलिए वो वापस हीरो बन के लोगों को बचाने लगता है। अब मूवी में अंकल कार्ल उनके घर को प्यारी बीवी एली की याद समझते हैं और वो उस घर को लेके उड़ जाते हैं। कुछ भी हो वो उस घर को खोना नहीं चाहते क्योंकि उस घर को वो एली मानते हैं, वो उनके बीवी एली की एक मेमोरी मानते हैं। वॉली में एक्सियम जहाज का कैप्टन मैक्रिए एआई ऑटो को धरती के बारे में सवाल पूछता रहता है और तो और इवन अपना छोटू वॉली रोबोट टीवी देख के इंसानों को याद करता रहता है। द गुड डायनासोर मूवी में भी डायनासोर आर्लो अपने पापा डायनासोर के मौत को भुला नहीं पाता और पूरा मूवी पापा डायनासोर के मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। रैटाटूई में चूहे रेमी को शेफ गुस्ताव की मेमोरी हमेशा बताती है कि एनीवन कैन कुक। फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी में डोरी का कैरेक्टर हमेशा चीजें भूलता रहता है। उसका पूरा स्टोरी मेमोरीज यानी यादों पर बेस्ड है। टॉय स्टोरी फिल्मों में भी टॉयज दुखी होते हैं क्योंकि उनके ओनर्स उन्हें भुला देते हैं। सो एक तरीके से सभी पिक्सार की फिल्में यादों पर बेस्ड है, मेमोरीज पर बेस्ड है और वो इन यादों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए ये पिक्सार थियरी एक मेमोरी, एक याद पर बनी है और वो है छोटी बू को अपने फेवरेट सली को लेके सताने वाली याद। दो अलग किस्म के स्पीशीज में और टोटली डिफरेंट टाइम में बसा हुआ ये बू और सली का प्यार पिक्सार के पूरे दुनिया को एक साथ बांधता है और दोस्तों वही है पिक्सार थियरी। बट क्या बू सली को मिलती है? मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो जरूर मिली होगी। बू बुढ़ी होने पर मिडिवल स्कॉटलैंड में रहती है और बच्ची बू मॉडर्न टाइम में रहती है। उसके अस्तित्व से ही पूरी पिक्सार की दुनिया बांधी गई है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पिक्सार थियरी। इसमें कुछ थोड़े बहुत फ्लॉज भी है बट ये थियरी आज बहुत फेमस है और पिक्सार स्टूडियोज का हर एक नया मूवी इस थियरी में फिट भी होता है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये पिक्सार थियरी कैसी लगी। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। सो बाय एंड टेक केयर।